नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। नस्लीय तनाव से अमेरिका को दीर्घकालिक नुकसान, दैनिक भास्कर। नक्सलियों की चुनौती, दैनिक जागरण। बढ़ाएं प्रतिस्पर्धा, बिजनेस स्टैंडर्ड। नक्सली चुनौतियां, जनसत्ता। अब संपादकीय विस्तार से। नस्लीय तनाव से अमेरिका को दीर्घकालीन नुकसान, दैनिक भास्कर। विदेशियों, खासकर भारतीयों के अमेरिका में काम करने के खिलाफ दक्षिणपंथियों का आंदोलन अमेरिका फर्स्ट से बढ़ता हुआ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा अब नस्लीय तनाव का रूप लेने लगा है। 10वीं के दौर में समय चक्र को पीछा करने का ये प्रयास अंततः अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया की प्रतिभाओं को ससम्मान अपने देश में इस्तेमाल करना पिछली 2 सदियों से अमेरिका की खासियत रही है और यही इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। आरोप है कि अमेरिका उद्यमी अपने लाभ के लिए H-1B वीजा के जरिए इंजीनियर्स को कम वेतन पर लाकर अमेरिकी युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। एक तो वैश्वीकरण के जमाने में औद्योगिक और वाणिज्यिक हित में राष्ट्रवाद लाना दायिकानुसी सोच है। बेहतर तो यह होगा कि संपन्न अमेरिकी युवा अपने बेहतर टैलेंट से भारतीयों को पछाड़ते, तब उन्हें रोजी देना उद्योगों की मजबूरी होती। फिर मागा आंदोलनकारियों को यह भी सोचना होगा कि ऐसे दबाव में अमेरिका उद्यमी अपने उद्योग भी अमेरिका से हटाकर भारत ला सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से अपने उद्योग हटा रही हैं, भारत उनका नया केंद्र हो सकता है। आंदोलनकारी शायद न तो अमेरिका के हित में सोच रहे हैं, न ही उन्हें वहां के युवाओं के दीर्घकालीन हित की समझ है। इस दौड़ में राष्ट्रवाद वहां भी सर उठाएगा, वह देश की क्षति ही करेगा। अगर मांगा आंदोलनकारियों को सच्चाई जाननी है तो वे भारत में बढ़ते CGC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की संख्या और उनके द्वारा किए गए व्यापार के आंकड़े देख ले। आज 1800 GCC में 16 से 19 लाख भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो भविष्य में शायद अमेरिका युवा नौकरी को तरस जाएंगे। नक्सलियों की चुनौती, दैनिक जागरण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG के ड्राइवर समेत 9 जवानों का बलिदान यही बता रहा है कि नक्सली गुटों के दुस्साहस का वैसा दमन नहीं हो सका है जैसा अपेक्षित। चूंकि वे एक तरह से शासन व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए उनके सफाई के अभियान इस तरह चलाना चाहिए कि उन्हें कहीं भी छिपने का मौका न मिले। यह ठीक है कि केंद्र सरकार ने यह संकल्प ले रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हुए यह भी देखा जाना चाहिए कि आखिर नक्सलियों को आधुनिक हथियार और विस्फोट कहां से मिल रहे हैं। गत दिवस उन्होंने जिस विस्फोटक का इस्तेमाल कर DRG की गाड़ी को निशाना बनाया, वह उतना शक्तिशाली था कि जवानों के चिथड़े उड़ गए और वाहन के परकच्चे उड़कर पेट पर टंग जागे। यदि यह मान लिया जाए कि नक्सली उगाही और वन संपदा के दोहन के जरिए पैसे जुटा लेते हैं, तो यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर वे आधुनिक हथियार कहां से ला रहे हैं। यह तो सामने आता ही नहीं। उन्हें घातक हथियारों की आपूर्ति कौन करता है? आखिर क्या कारण है कि तमाम नक्सलियों को मार गिराने और उनके गढ़ माने जाने वाले इलाकों में विकास के तमाम कार्यक्रम संचालित किए जाने के बाद भी उनकी ताकत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इससे ही नक्सलियों और उन्हें वैचारिक खुराक देने वालों के इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है कि वे वंचितों के उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनसे छीने जा रहे हैं। इस झूठ को बेनकाब करने के लिए यह भी जरूरी है कि आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकार बाधित न हो पाए। इससे उनका भरोसा हासिल किया जा सकता है और उन्हें नक्सलियों से दूर किया जा सकता है। बढ़ाएं प्रतिस्पर्धा, बिजनेस स्टैंडर्ड। क्विक कॉमर्स कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ा है और इसके साथ ही वे सरकार की निगरानी में आ गई हैं। क्विक कॉमर्स एक विशिष्ट कारोबारी मॉडल है जिसमें बहुत अधिक संभावना है। न केवल मूल्यांकन की दृष्टि से बेहतर है, बल्कि यह वैश्विक स्टार्टअप जगत में भी अपने लिए जगह बनाने में सक्षम है। जो कंपनियां किराने से लेकर पकाया भोजन और निजी इस्तेमाल की सामग्री तक उपभोक्ताओं को 10 मिनट के भीतर या इससे आसपास समय में पहुंचा रही हैं, उनसे प्रशासन उनके कारोबारी मॉडल को लेकर सवाल कर रहा है। इसके बाद कारोबारियों की शिकायत पर नंबर आता है, जिनका प्रतिनिधित्व कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया
ट्रेडर्स CAIT कर रहा है। CAIT की दलील है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानकों का उल्लंघन किया है। CAIT ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष 2 शिकायतें की हैं। उनमें प्रमुख है ई-कॉमर्स के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम पुस्तिका के उल्लंघन में इन्वेंट्री रखने के लिए डार्क स्टोर का इस्तेमाल। इस मुद्दे के मूल में है किराना दुकानों का एक भारी भरकम नेटवर्क और उन पर पड़ने वाले क्विक कॉमर्स का संभावित सकारात्मक असर। व्यापक स्तर पर देखें तो सरकार के लिए समय आ गया है कि बहुप्रशिक्षित ई-कॉमर्स नीति को तैयार करें। नई तकनीकी और क्विक कॉमर्स जैसे नवाचार के बीच एक स्पष्ट और व्यापक नीति कई छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर कर देगी, ताकि भविष्य को ध्यान में रखकर कारोबार और मूल्य श्रृंखला तैयार की जा सके। नीति को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर प्रतिस्पर्धा को रोकना ही नहीं चाहिए। तकनीक और अपनाना और उपभोक्ताओं का बदलता व्यवहार कई कारोबारी मॉडलों को बदल सकता है। नीति को अग्रगामी सोच वाला होना चाहिए। भारत को टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए भारी भरकम निवेश की आवश्यकता है और खुदरा क्षेत्र में इसमें मददगार हो सकता है। खुदरा क्षेत्र को औपचारिक बनाने से न केवल रोजगार तैयार होंगे, बल्कि किफायत बढ़ने से उपभोक्ताओं को भी कम कीमत चुकानी होगी। विदेशी निवेश वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंधात्मक नीतियां प्रतिस्पर्धा, नवाचार और उपभोक्ता कल्याण से प्रभावित करेंगी। नक्सली चुनौती, जनसत्ता। देश के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे शांति देखी जाने लगी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आदि में अब पहले की तरह नक्सली हमलों में कमी दर्ज हुई है, मगर छत्तीसगढ़ अब भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। उन पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्रीय अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसमें अक्सर नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती रहती है, मगर इससे नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अगले साल तक नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सघन वनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर लिए गए हैं, मगर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के जवाब में नक्सली भी बड़े हमले करने की साजिश रचने में कामयाब देखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ ताजा नक्सली हमला इसी का एक उदाहरण है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों के अभियान के जवाब में नक्सलियों ने हमला किया। जब बाल नारायणपुर और बीजापुर एक संयुक्त चल तलाशी अभियान से वापस लौट रहा था, तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक मारे गए। नक्सलवाद का उभार आदिवासी इलाकों में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए हुआ था, मगर अभी वह जिस रूप से अपनी जड़ें जमा चुका है, वह आतंकी गतिविधियों की शक्ल अख्तियार करता गया है। अब तो उनमें सरकार के साथ बातचीत का रुख भी नजर नहीं आता। अगर उन तक अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है उनके पास बाहर से वित्तीय मदद भी पहुंच रही है। इन सबके रास्ते सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र की नजर से कैसे ओझल बने हुए हैं, समझ से परे है। नक्सलवाद के खात्मे का भरोसा अब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उन तक पहुंचने वाली वित्तीय मन रविवार विस्फोटकों और अत्याधुनिक सूचना तकनीकी आदि पर अंकुश न लगा ली जाए। धन्यवाद।